कभी सोचा है कि $1 और $1 की कीमत में इतना फर्क क्यों है? या क्यों वक्त के साथ हमारी बचत की वैल्यू कम हो जाती है? आज हम इन्हीं सवालों के पीछे जो इकोनॉमिक्स है उसे आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि इसका सीधा असर हमारी जेब पर कैसे पड़ता है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि अलग-अलग देशों में पैसे की वैल्यू क्यों बदलती है। फिर समझेंगे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यानी कीमतों के उतार चढ़ाव को। इसके बाद देखेंगे कि जब इकोनॉमी सुस्त पड़ जाती है तो क्या होता है, कीमतों को मापा कैसे जाता है, और आखिर में ये भी जानेंगे कि हमारा पैसा असल में बनता कहाँ है। इसका सीधा सा जवाब है एक्सचेंज रेट्स। यही वो चीज़ है जो तय करती है कि एक करेंसी दूसरे के मुकाबले कितनी मजबूत है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी करेंसी की इंटरनेशनल ताकत को कैसे मापा जाता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो पूरी दुनिया के व्यापार और निवेश पर असर डालता है। तो इसे कहते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या शॉर्ट में नीर। ये बेसिकली एक इंडेक्स है जो हमारी करेंसी की वैल्यू को हमारे बड़े बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसी के मुकाबले ट्रैक करता है। जब नीर ऊपर जाता है तो समझिए हमारी करेंसी मजबूत हो रही है, जिससे बाहर से सामान मंगाना सस्ता हो जाता है। लेकिन रुकिए, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली तस्वीर देखने के लिए हमें रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी RER को देखना पड़ता है। अब ये क्या है? सोचिए, ये NIER को लेता है और उसमें महंगाई मतलब इन्फ्लेशन का तड़का लगा देता है। अगर हमारे देश में चीजें हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से महंगी हो रही हैं, तो हमारी करेंसी की असली खरीदने की ताकत कम हो सकती है, भले ही NIER वैसा का वैसा ही रहे। और RER की बात हमें सीधे हमारे अगले टॉपिक पर ले आती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। यही वो ताकतें हैं जो तय करती हैं कि हमारे पैसे से असल में कितना सामान खरीदा जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो इन्फ्लेशन का मतलब है कि आज आपकी जेब में जो $100 का नोट है उससे अगले साल आप कम सामान खरीद पाएंगे। ये धीरे धीरे हमारी बचत की परचेजिंग पावर को खाता रहता है। अच्छा, इन्फ्लेशन के कई कारण हो सकते हैं। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब जब बाजार में सामान कम हो और खरीदने वाले पैसा ज्यादा हो। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जब सामान बनाने का खर्च ही बढ़ जाए तो कीमतें भी बढ़ जाती हैं। और तीसरा, अर्थव्यवस्था में कुछ अंदरूनी मतलब स्ट्रक्चरल दिक्कतें भी हो सकती हैं जो कीमतों को ऊपर धकेलती हैं। अब इसका उल्टा होता है डिफ्लेशन। गिरती हुई कीमतें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं। लोग खरीदारी रोक देते हैं इस उम्मीद में कि दाम और गिरेंगे। इससे कंपनियों का उत्पादन कम हो जाता है, नौकरियां जाने लगती हैं और एक ऐसा विशियस साइकिल शुरू हो जाता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने कीमतों के उतार चढ़ाव को तो समझ लिया। अब जरा दो और भी ज्यादा गंभीर आर्थिक हालातों पर नजर डालते हैं, रिसेशन और स्टैगफ्लेशन। रिसेशन ये वो दौर है जब अर्थव्यवस्था सिकुड़ने लगती है और ऐसा कम से कम 6 महीने तक चलता है। इसका सीधा मतलब है कम नौकरियां, बिजनेस को कम मुनाफा और कुल मिलाकर आर्थिक सुस्ती। और फिर आता है स्टैगफ्लेशन। ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। एक तरफ तो अर्थव्यवस्था रुकी हुई है या सिकुड़ रही है और दूसरी तरफ महंगाई आसमान छू रही है। अब ये पॉलिसी बनाने वालों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है, क्योंकि महंगाई को काबू करने वाले कदम अक्सर बेरोजगारी बढ़ा देते हैं और बेरोजगारी को कम करने वाले कदम महंगाई को। तो इतने सारे आर्थिक उतार चढ़ाव के बीच सवाल ये है कि हम इन कीमतों को मापते कैसे हैं। इसके लिए इकोनॉमिस्ट्स के पास कुछ खास टूल्स होते हैं। हमारे पास दो मेन इंडेक्स हैं। एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI, ये थोक के लेवल पर मतलब होलसेल मार्केट में सामान की कीमतों को देखता है। दूसरी तरफ है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI, जो रिटेल लेवल पर मतलब हम और आप जिस दाम पर सामान खरीदते हैं उसे मापता है। और हाँ, CPI में सामान और सर्विसेज दोनों शामिल होते हैं। जो हमारा रिजर्व बैंक है RBI, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए CPI पर ही ज्यादा ध्यान देता है। और इस तरह के एनालिसिस को और गहराई से समझने के लिए हम ऐसे ही कुछ डिटेल्ड सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं जो इन मुश्किल आर्थिक कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाते हैं। चलिए अब इन बड़े बड़े कॉन्सेप्ट से हटकर उस असली पैसे की बात करते हैं जो हमारे जेब में होता है। आखिर ये आता कहाँ से है? देखिए, हमारा पैसा बनाना एक बहुत ही सटीक प्रोसेस है। ये दो अलग अलग तरीकों से होता है। एक,
नोटों की छपाई और दूसरा सिक्कों की ढलाई। और दोनों के लिए देश में अलग-अलग खास फैसिलिटीज हैं। भारत के जो कागज के नोट हैं वो देश में सिर्फ 4 जगहों पर छपते हैं। महाराष्ट्र में नासिक, मध्य प्रदेश में देवास, कर्नाटक में मैसूरू और पश्चिम बंगाल में सालबोनी। और ठीक इसी तरह जो सिक्के हम इस्तेमाल करते हैं वो भी 4 टकसालों या मिंट्स में ढाले जाते हैं, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में। हर एक की अपनी एक खास भूमिका रही है देश की करेंसी बनाने में। तो हमने एक्सचेंज रेट से लेकर इन्फ्लेशन और पैसा बनाने की प्रक्रिया तक सब कुछ कवर कर लिया। अब एक सवाल सोचने के लिए, इन सभी ताकतवर आर्थिक शक्तियों में से किसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर सबसे ज्यादा पड़ता है? इन कॉन्सेप्ट्स का आपस में क्या कनेक्शन है, इसे समझना ही इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को नेविगेट करने की पहली सीढ़ी है।